लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने? डिफरेंस बिटवीन सेल्स पढ़ा था ना, वेजिटेटिव और जनरेटिव के बीच में, है ना। वेजिटेटिव और जनरेटिव का फंक्शन बता दिया था मैंने, किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और कोई स्टेटमेंट तो नहीं रहेगी एंट्रेंस की? नहीं। पॉलन ग्रेन की लेयर्स बतानी है अब। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डिफरेंट लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की कौन कौन सी लेयर होती है। वेरियस लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन, वेरियस लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो, कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि वेरियस लेयर बताओ पॉलन ग्रेन की। हमेशा क्वेश्चन किस पे आता है? स्पोरोपोलेनिन पे। किस पे आता है? स्पोरोपोलेनिन पे। तो पॉलन ग्रेन की दो लेयर होती हैं। पॉलन ग्रेन हैव टू लेयर्स। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है भाई? माइक्रोस्पोर। तो पॉलन ग्रेन हैव टू लेयर। पॉलन ग्रेन के पास दो लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी दो लेयर होती है पॉलन ग्रेन के पास? तो एक एक्साइन और दूसरी कौन सी होती है? इंटाइन। तो सबसे पहले इंटाइन लिखेंगे जो होती है इनर लेयर। ठीक है, तो इंटाइन लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे ये कौन सी लेयर होती है? इनर लेयर। ठीक है, इनर लेयर के बाद लिखेंगे ये होती है इट इज कॉन्टिन्यूअस। इट इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होती। ठीक है, थर्ड पॉइंट इट इज मेड अप ऑफ, इट इज, किसी को याद है? बढ़िया, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है और ये सेम चीज सेल वॉल में भी पाई जाती है प्लांट की। देन आता है एक्साइन। एक्साइन पे ब्रैकेट बनाएंगे, एक्साइन पे स्टार लगाएंगे, क्वेश्चन बनता ही बनता है इस पे। ठीक है, तो एक्साइन पे लिखेंगे इट इज द आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। आउटर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर ये होती है। पहला पॉइंट, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब हाँ, ब्रेक होती है जगह जगह पे। ठीक है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस। discontinuation form an aperture called germ pore। तो ये जो डिसकंटिन्यूएशन होती है वो एक अपर्चर, एक गैप क्रिएट करती है और वो जो गैप होता है उसका नाम क्या होता है? जर्म पोर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो होता है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कैलॉज। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? कैलॉज। ठीक है, ये चीज वैसे बताई नहीं जाती क्योंकि एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती, पर मैं बता दे रहा हूँ इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है कैलॉज। एग्जाम में मत लिखना, ये कोई पूछे वाइवा में जब बता देना कि कैलॉज इसके। अब कोई कैलॉज पूछे क्या होता है? फैट होता है एक तरीके का। ठीक है, फैट वाली चीजें जल्दी नहीं टूटती। ठीक है, ऑयल का दाग लग जाए तो बहुत ज्यादा उसको रगड़ना पड़ता, छूटता नहीं है। तो स्पोरोपोलेनिन के बारे में लिखते हैं। व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? तो लिखेंगे इट इज द हाईएस्ट resistant material known to us। ठीक है, तो इट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई
बहुत सारी चीजें और भी हैं जो इससे तगड़ी हैं, है ना, जो हमने मैन मेड बना रखी हैं, तो ये मैन मेड नहीं है। तो इट इज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक, मतलब जो जीव जंतु में पाई जा रही है, मटेरियल नॉन टू अस, ठीक है, तो इसको तोड़ा नहीं जा सकता जल्दी, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, इसे एंजाइम से नहीं तोड़ा जा सकता। एसिड, अल्कली, अल्कली किसे कहते हैं, बेस को, जो बेस पानी में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुल सकता उसे अल्कली नहीं कहते, ठीक है। बस ऐसा सिंपल वर्ड में बोला जाए, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो पानी में घुल सकता है, और स्ट्रॉन्ग बेस ही क्या कहलाते हैं, अल्कली कहलाते हैं। तो इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, एसिड, अल्कली, हाई टेम्परेचर एसेट्रा। तो ये क्या हो गया, स्पोरोपोलेनिन। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन क्यों इतना हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है। तो आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन डिसकंटिन्यूअस, दिस डिसकंटिन्यूएशन फॉर्म एन अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर, जो गैप होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो एक कैलोज होता है, मतलब फैट होता है। ये हाईएस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टू अस, कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम, एसिड, अल्कली एंड हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया इसके बारे में कि स्पोरोपोलेनिन कैसे काम करता है, ये कैसा होता है। तो यहाँ पे ड्यू टू दिस, इसी के बाद लिखेंगे, इसके जस्ट बाद ही लिखेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू दिस पॉलन ग्रेन, क्योंकि पॉलन ग्रेन को होता है ये, तो ड्यू टू दिस पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो फॉसिल की तरह वेल प्रिजर्व्ड हो पाता है। इसका मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है कैन वाइबल फॉर लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय तक जिंदा रह पाता है, ज्यादा समय तक एक्टिव रह पाता है, किसकी वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। जिसके ऊपर जितना ज्यादा स्पोरोपोलेनिन होगा उतना ज्यादा समय तक एक्टिव रह पाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें शायद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक बार देख सकते हो अपने उसमें क्वेश्चन पेपर में कि हाउ पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। तो क्वेश्चन देखो एक बार, हाँ, कैलोज उसका केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। दिखा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, बिकॉज, आंसर कैसे लिखोगे, बिकॉज pollen grain have outer layer called exine, it is made up of sporopollenin, it is the highest resistant organic material known to us which cannot be degraded by enzyme, acid, alkali, high temperature, therefore due to this pollen grain are well preserved as fossil, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं, ये बस मैंने एक तरीका दिखा दिया तुम्हें। आकृति, सक्षम, शव्या, भव्य, गौरव, कार्तिक एंड प्रंजल। देखो भाई, तो अभी तक जो इस मंथ की परफॉर्मेंस है उस हिसाब से जो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है वो है कार्तिक की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। क्यों, हर चीज को देख के बनाई जाती है कि तुम होमवर्क टाइम पे कर रहे नहीं कर रहे, आंसर टाइम पे बता रहे नहीं बता रहे, ठीक है। तो इन सब चीजों को देख के बताए जाते हैं। तो अभी तक कार्तिक की अच्छी है, बाकी अभी टेस्ट वेस्ट होंगे तो उस हिसाब से तुम आगे पीछे हो सकते हो। सेकंड पे बोला जाएगा तो सक्षम और आकृति है अभी, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं। तो धीरे धीरे देखो, मंथ जैसे जैसे एंड होगा तो उस हिसाब से देखते हैं कि कौन टॉपर बनता है इस मंथ का। तो अभी तक जो है वो कार्तिक है अभी टॉप पे, ठीक है। तो अब ये याद हो, छुट्टी मारे टेस्ट वेस्ट में फिर इसकी जगह कोई और खींच जाए। चलो जी, तो इसको इरेज करते हैं। लास्ट ईयर तो 2 लड़कियां थी, उनका नाम था, एक का नाम था अंशिका और एक का नाम था अनीसा सोलंकी, ठीक है, 2 लड़कियां थी। तो भाई मतलब बच्चे अलग ही लेवल के पढ़ने के, तो उन दोनों ने मतलब पूरे साल किसी को आने ही नहीं दिया लिस्ट में, किसी को नहीं आने दिया लिस्ट में। इतने लोगों ने एफर्ट मारे। पहले मंथ में सृष्टि करके एक लड़की थी, वो आई थी, टॉप आई थी भाई, उसको पूरे साल नहीं आने दिया टॉप। ऐसा हिसाब किताब सेट करा उन्होंने। तो होते हैं कुछ बच्चे बहुत तगड़ा पढ़ते हैं। तो इंटाइन हो गया, एक्साइन हो गया, ये लेयर्स थी पॉलन ग्रेन की, इनके बारे में लिख लिया। इरेज कर दूं, कोई रह तो नहीं गया? चलो जी एक बार याद करके सुनाओ।
हाँ सुनाओ भाई। Pollen grain have two layers, हम्म tine and axile. In tine is inner layer, it is continuous, it is made up of cellulose and fat. हम्म Axile, it is the outer layer of pollen grain. It is a discontinuous. This discontinuous form an aperture called germ pore. germ pore. Germ pore. It is made up of sporopollen. Axile is made up of sporopollen. And sporopollen chemical complex cellulose because it is a fatty. हम्म It is made of so many fat. फैटी सब्सटेंस कॉल्ड कैलोज। ठीक है, आगे। Sporopollen. It is the highest resistant but organic material known to us. क्यों? ठीक है सर, ऑर्गेनिक मटेरियल क्योंकि टेम्परेचर को हाँ बेस को अल्कलाइन को और फिर अल्कलाइन को एसिड को वो रेजिस्ट करता है, रजिस्ट इससे करता है। प्रोटेक्ट करता है हमारा पोलन ग्रेन होगी। हाँ ठीक है। इट कैन नॉट बी डिग्रेडेबल बाय हाँ। एंड ड्यू टू द पोलन ग्रेन ऑफ वेल प्रिजर्व्ड एसोसिएशन। ड्यू टू दिस पोलन ग्रेन प्रिजर्व तरह प्रिजर्व किया जा सकता है। ठीक है भाई, और कौन बच्चा सुना रहा है? स्पोरोपोलिन इनके बारे में सुनाना है डायरेक्ट। सुनाओ सुनाओ आकृति। हो गया ना? हाँ चलो, अब क्वेश्चन है एग्जाइन कौन ओ स्पोरोपोलिन कौन बना रहा है? रंजल बताओ कौन बना रहा है स्पोरोपोलिन? टैप्टम है ना, पोलन ग्रेन की जो लास्ट लेयर थी ना, एपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडल लेयर टैप्टम। टैप्टम बनाता है, कौन बनाता है? टैप्टम। टैप्टम का एक क्वेश्चन भी है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कि टैप्टम के फंक्शन लिखो, तो उसमें मैंने तुम्हें कितने सारे फंक्शन पढ़ाए थे। तुम थे उस क्लास में प्रंजल जब मैं टैप्टम के बहुत सारे फंक्शन पढ़ाए थे। इट इज द फोर्थ लेयर, dense cytoplasm, polyploid nucleus, it give nourishment to mother cell, give nourishment to pollen grain, it help in formation of exine, enzyme and pollen grain। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो वही उसी में जो वर्ड था ना, इट इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। तो एक्साइन पे ही क्वेश्चन मैंने ये पूछ लिया कि स्पोरोपोलिन कौन बनाता है, तो कौन बनाता है? टैप्टम। चाहे एक्साइन बोलो चाहे स्पोरोपोलिन। इससे रिलेटेड मैंने एक वर्ड लिख के भेजा था ग्रुप पे, वो बताओ किसको याद है? तुम पोटेंशियल पोलन पे ही अटके हो आज तक। इसी से रिलेटेड लिखा था कि टैप्टम एक केमिकल बनाता है, उसका नाम ये होता है और उससे एक्साइन बनता है। बताओ जी। यू से था, यू से। बताओ जी, देखते हैं किसको याद है। मैंने वही तो कहा था ग्रुप पे देखा करो मैसेज, उसमें कुछ ना कुछ। बहुत बढ़िया, यूबिस्क बॉडी। ठीक है, UBISCH यूबिस्क बॉडी। पहले टैप्टम बनाता है यूबिस्क बॉडी और उस यूबिक्स बॉडी से बनती है एक्साइन। ठीक है, और ये वर्ड एंट्रेंस में एज इट इज आया हुआ है कि यूबिक्स बॉडी कौन बनाता है? टैप्टम बनाता है। ठीक है, वैसे तुक्का भी बैठ सकता है बच्चा, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें पोलन ग्रेन की कौन बना रहा है? टैप्टम बना रहा है। पर यूबिस्क बॉडी वो वर्ड जो है वो बिल्कुल अलग था, तो इसलिए मैंने वो लिख के भेजा था ग्रुप पे। तुम मैसेज पढ़ते नहीं हो ग्रुप वाले, तो फिर भूल जाते हो, है ना? तो इसलिए ध्यान दिया करो, उसमें कुछ ना कुछ रहता है जो नॉलेज के लिए रहता है। चलो जी, तो नेक्स्ट कौन सुना रहा है स्पोरोपोलिन के बारे में? भव्य। हाँ सुनाओ गौरव, फिर भव्य सुनाएगा। रिजर्व्ड या प्रिजर्व्ड? तत्काल टिकट है क्या? हाँ आगे हो गया। ठीक है, चलो जी, कौन? भव्य भाई सुनाओ। कौन सी लेयर पे पाया जाता है ये? एक्साइन पे, इंटाइन पे? तो वही तो पूछो ना, कौन सी लेयर पे पाया जाता है? वो सब कुछ सुना दो, यही नहीं पता कहाँ पाया जाता, तो फिर वो तो बेकार हो गया ना नॉलेज। आगे पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व्ड होता है एज अ फॉसिल। क्यों? क्वेश्चन आ गया, व्हाई पोलन ग्रेन इज वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। आंसर क्या लिखोगे?
क्योंकि इसका आंसर फिर दोबारा वही आएगा, जहां से तुमने सुनाना शुरू करा ना वहीं से शुरू होगा। बिकॉज pollen grain have outer layer called exine, it is made up of sporopollenin, it is the highest resistant organic material known to us which cannot be degraded by enzyme, alkali acid and high temperature। ठीक है, तो सेम आंसर ऐसे आएगा। क्लियर होगी बात? फिर दोबारा क्वेश्चन देखो, बोल रहा हूँ कि सम pollen grain can viable up to months, कुछ pollen grain महीनों तक क्या रहते हैं, वाइबल रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। वाई? Pollen grain has outer layer called exine. It is made up of sporopollenin. It is the highest resistant organic material known to us, which cannot be degraded by enzyme, alkali, acid, base, etc. ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मतलब क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, तुम्हें बस पकड़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। चलो जी, प्रंजल सुनाओ। हाँ, हाँ, ड्यू टू दिस वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल। हाँ, मीन्स pollen grain ज्यादा समय तक एक्टिव रह पाते हैं। चलो जी, तो एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर दोबारा किसी से पूछेंगे। तो टॉपिक का नाम है जर्मपोर। जर्मपोर, तो जर्मपोर की डेफिनेशन क्या होती है? तो इट इज द एरिया at which sporopollenin is absent। sporopollenin is absent, तो ये वो एरिया होती है जहां पे sporopollenin absent होती है। तो इट इज द एरिया at which sporopollenin is absent। जर्मपोर जो होता है इसका फंक्शन, पहले डेफिनेशन हो गई, अब आता है जर्मपोर का फंक्शन। तो ये हो गई डेफिनेशन, अब आता है फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन के बाद फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है इसका? इट हेल्प इन, तो हेल्प क्या किस चीज में करेगा? तो देखो, दो सेल थी pollen grain के अंदर, वेजिटेटिव और जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल क्या बनवा रहा था? pollen ट्यूब। क्या बनवा रहा था? तो pollen ट्यूब कहां से निकलती है? जर्मपोर से, क्योंकि एक्साइन तो बाहर जाने नहीं देगा उसे, क्योंकि हाईएस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। तो इसलिए वो कहां से निकलती है? जहां पे इस एक्साइन अब्सेंट होती है। समझ में आया भव्य? तो जर्मपोर क्या होता है? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ pollen ट्यूब। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ pollen ट्यूब, ये pollen ट्यूब बनवाने में मदद करती है। तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ pollen ट्यूब। जर्मपोर का काम होता है pollen ट्यूब को बनवाना। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी एक स्टेटमेंट लिखी होती है अपर्चर की तरह, वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। ठीक है, नंबर, इसका आता है नंबर्स। तो जर्मपोर कितने हो सकते हैं? जर्मपोर कितने हो सकते हैं? तो जर्मपोर का नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है प्लांट के अकॉर्डिंग। तो एंजियोस्पर्म इस दुनिया में दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म डाइकॉट और एक होता है एंजियोस्पर्म मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, तो पहले डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में समझेंगे भाई कि डाइकॉट और मोनोकॉट क्या चीज होती है। क्लियर है? तो ध्यान से समझेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में समझने से लिए हमें एक वर्ड पता होना चाहिए जिसका मतलब होता है बीज। क्या होता है? बीज। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट समझने के लिए हमें एक वर्ड पता होना चाहिए जिसका मतलब क्या होता है? बीज, सीड। ठीक है, चलो जी, तो डाइकॉट मोनोकॉट पता होने के लिए हमें एक और वर्ड पता होना चाहिए जिसका नाम होता है एम्ब्रियो। क्या मतलब होता है? एम्ब्रियो। तो मतलब सीड के अंदर ही क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो। जाइगोट और मोनोकॉट पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो कहां से बनता है? जाइगोट से। कहां से बनता है? जाइगोट से। तो मतलब सीड कब बनेगी? जब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात? मतलब जब pollen grain और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, मतलब सीड बनेगा। मतलब सीड एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। क्लियर होगी बात? तो जब एक एम्ब्रियो डेवलप करता है, क्या बोला मैंने? जब एक एम्ब्रियो डेवलप करता है तो एम्ब्रियो के अंदर हमें इस तरीके से दो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और इन दो स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉटिलिडन। क्या नाम होता है? कॉटिलिडन। तो जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो उसके अंदर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है कॉटिलिडन। कुछ प्लांट्स में, कुछ एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि किसकी वैरायटी है ये? एंजियोस्पर्म की। तो कुछ एंजियोस्पर्म में ये जो कॉटिलिडन्स हैं, ये जो कॉटिलिडन्स हैं, ये दो रहते हैं। कितने रहते हैं? दो रहते हैं। तो उनका नाम पड़ता है डाइकॉट। उनका नाम क्या पड़ता है? डाइकॉट नाम पड़ता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ प्लांट में एक कॉटिलिडन डीजनरेट हो जाता है, एक कॉटिलिडन
डीजनरेट हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है या खराब हो जाता है। तो कितना कॉटिलिडन बचता है? सिर्फ एक बचता है। तो जो खराब हो जाता है उसका नाम पड़ जाता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमारा दिमाग खराब करने के लिए, एपीब्लास्ट। और जो कॉटिलिडन जिंदा बच जाता है उसका नाम पड़ता है स्कूटेलम। क्या नाम पड़ता है? स्कूटेलम नाम पड़ता है। तो ये कौन सा हो गया? ये कॉटिलिडन हो गया मोनोकॉट का। तो इसको क्या कहेंगे हम? कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट। कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट का सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो मोनो मतलब क्या होता है? एक। एक और कॉट मतलब क्या हो गया? कॉटिलिडन। तो इसका एक कॉटिलिडन जो होता है उसका नाम स्कूटेलम होता है। एपीब्लास्ट क्या होता है? जो कॉटिलिडन डीग्रेड हो गया है, डीजनरेट हो गया है। तो डीजनरेटेड कॉटिलिडन, डीजनरेटेड कॉटिलिडन। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात है यहाँ पे। तो कॉटिलिडन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म दो तरीके के होते हैं। कॉटिलिडन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्म दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट के पास दो कॉटिलिडन होते हैं, सॉरी डाइकॉट के पास दो कॉटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट के पास एक कॉटिलिडन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डाइकॉट के पॉलन ग्रेन की। तो डाइकॉट का जो पॉलन ग्रेन होता है, उस डाइकॉट के पॉलन ग्रेन के ऊपर बहुत सारे जर्मपोर होते हैं, बहुत सारे जर्मपोर होते हैं। तो जर्मपोर कितने हो गया? 1 जर्मपोर, 2 जर्मपोर, 3 जर्मपोर। मतलब एक से ज्यादा क्या होते हैं? जर्मपोर होते हैं। किनके अंदर? डाइकॉट्स में। डाइकॉट्स का मतलब समझ में आ रहा है। मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो मोनोकॉट के अंदर सिर्फ एक जर्मपोर होता है, 1 जर्मपोर। तो मोनोकॉट के अंदर कितना जर्मपोर होता है? एक। तो बताओ किसका पॉलन ग्रेन ज्यादा समय तक एक्टिव रहता होगा? डाइकॉट का, मोनोकॉट का? मोनोकॉट का। ठीक है, किसका रहता होगा? मोनोकॉट का। क्यों रहता होगा? क्योंकि उस पर स्पोरोपोलिन ज्यादा है और उस पर स्पोरोपोलिन जगह जगह कम है। लिख लो जल्दी से। तो जर्मपोर जो होता है उनका नंबर 2 होता है। डाइकॉट के अंदर जर्मपोर 1 से 3 हो सकते हैं और मोनोकॉट में जर्मपोर एक ही हो सकता है। ठीक है, तो इन डाइकॉट जर्मपोर इज मोर देन 1। इन डाइकॉट जर्मपोर जो होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं, मोर देन 1 होते हैं। ठीक है, और इन मोनोकॉट जर्मपोर जो होते हैं ओनली 1 होता है। डाइकॉट मोनोकॉट समझा दिया। तो डाइकॉट मोनोकॉट कैसे बताओगे? डाइकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडन होते हैं, सीड में 2 कॉटिलिडन होते हैं। मोनोकॉट वो प्लांट होते हैं जिनके कॉटिलिडन में सिर्फ एक कॉटिलिडन, जिनके एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलिडन पाया जाता है। अब तुमसे इस पे एंट्रेंस का क्वेश्चन क्या बनेगा? वो बोलेगा एंट्रेंस में तुम्हें डाइकॉट पता है? हाँ जी। मोनोकॉट पता है? हाँ जी। मोनोकॉट के कॉटिलिडन का नाम बताओ। स्कूटेलम। मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन टूट जाता है उसका नाम बताओ। एपीब्लास्ट। तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा। हाँ भाई, 2 दिन मम्मी नहीं थी घर पे, मम्मी गई हुई थी वहाँ एमपी। 2 दिन झाड़ू पोछा ये सब करना पड़ा ना, मजा सा आ गया, दिमाग खराब हो गया। इतने तो काम होते हैं, मुझे लिस्ट बनानी पड़ी। पहले सुबह उठना है, झाड़ू लगाना है, तूफान आया तो मोटर चला के धोना है। ठीक है भाई, फिर चिड़िया को उठ के आटा गूंद के देना है छोटा सा, उस पर रखना है टीले पे ताकि वहां पे वो खा सके। और कुछ दाने होते हैं छोटे छोटे से बाजरे के किस चीज के, वो उनको डाल के आने हैं। ठीक है भाई, फिर गाय के लिए रोटी बनानी है। 4 गाय आती हैं और एक आधी बहुत चला के बार बार आती हैं, हाँ कि ये भूल गया होगा, इसे दोबारा मिल जाएगी। और फिर गली के 2-3 कुत्ते, उन्हें दूध देना है। और तो बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, इतनी सारी चीजें। फिर नहाओ धो, फिर पूजा करो भाई, वो अलग काम है, बहुत काम होते हैं। फिर जाके अपना खाओ पियो।
और तूफान और आया 2 दिन। हाँ, तूफान भी और बारिश भी मिट्टी मिट्टी हो रही थी। चलो जी, तो अब आता है पॉलन ग्रेन का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो इसमें पॉलन ग्रेन की कुछ बातें लिखनी है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, फिर पॉलन ग्रेन खत्म हो जाएगा और गाइनोशियम शुरू हो जाएगा। तो अगर हो गया हो तो जरा बढ़ें आगे, हम इरेज कर दें। ठीक है जी, तो इरेज करके आगे बढ़ने से पहले स्पोरोपोलिन के बारे में बताएगी शैव्या। नहीं, सिर्फ स्पोरोपोलिन के बारे में। हम्म इट कैन बी, कैन नॉट बी। कैन बी, कैन नॉट बी। कैन नॉट बी है ना, कैन बी का तो मतलब हो सकता है ना, कैन नॉट का मतलब नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आगे फिर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। ठीक है, चलो जी, तो अब यहाँ पे लिखोगे हेडिंग मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स। मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स, मोर अबाउट पॉलन ग्रेन्स। तो मोर अबाउट पॉलन ग्रेन में सबसे पहले लिखोगे स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरा लिख देते हैं पॉइंट। तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कुछ पॉलन ग्रेन की जो प्रजाति होती हैं वो हमें पॉलन एलर्जी कॉज करती हैं। ठीक है, और वो हमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कतें करती हैं। ठीक है, तो पॉलन एलर्जी तो तुम्हें वर्ड समझ में आ रहा होगा कि किसी के नाक में चला जाएगा तो उसे छींक आएगी, ये सब होगा। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा वर्ड जरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा समझते ब्रोंकाइटिस और अस्थमा क्या होता है। तो जरा बताना, क्या तुमने ये सब नाम सुन रखे हैं? नाक, नोस्ट्रिल का आउटर होल जिसे हम कहते हैं आउटर नेयर, क्या कहते हैं? आउटर नेयर। फिर नाक के अंदर की तरफ भी एक होल होता है, उसे कहते हैं इनर नेयर, क्या कहते हैं? इनर नेयर। तो नाक के 2 छेद हो गए, एक आउटर और एक इनर, आउटर नेयर और इनर नेयर। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है इंसान का माउथ। ठीक है, माउथ से भी एक होती है हमारी बक्कल कैविटी, क्या होती है? बक्कल कैविटी। तो ये जो बक्कल कैविटी और जो इंटरनल लेयर होते हैं, तो हवा आ गई इस जगह पे और फूड आ गया इस जगह पे। तो ये जो रास्ता होता है जहां पे हवा भी है और जहां पे फूड भी है, जिस एरिया में हवा भी है और इस एरिया में फूड भी है, इस एरिया को कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर होगी बात? व्हाट इज फेरिंग्स? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये एक वो एरिया है जहां पे हवा भी जाती है और पानी भी जाता है। ठीक है, मतलब हवा भी और खाना भी। इसके बाद जो एयर होती है वो एयर एंटर कर जाती है विंड पाइप में और फूड ऐड कर जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, विंड पाइप में और ईसोफेगस में। अब जो ये विंड पाइप है, ये जो विंड पाइप है इसका नाम होता है ट्रैकिया। क्या नाम होता है? ट्रैकिया नाम होता है, जो हमारी विंड पाइप कहलाती है। ये जो ट्रैकिया होती है ये आगे जाके बढ़ जाती है लेफ्ट और राइट में। किसमें बढ़ जाती है? लेफ्ट और राइट में। अगर इस लेफ्ट और राइट हिस्से का नाम बोला जाए तो इसका नाम होता है ब्रोंकस, है ना? वर्ड समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या होता है? ब्रोंकस। बस यहीं से तुम्हें एक वर्ड समझ में आ जाएगा। अब मान लो किसी कारण की वजह से इस ब्रोंकस के अंदर सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है? तो उसे ब्रोंकाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस कहेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखेंगे इफ इट गेट इनफ्लेम्ड। ठीक है, इनफ्लेम मतलब होता है सूजन। ठीक है, तो इफ इट गेट इनफ्लेम्ड इट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। इसे हम क्या कहेंगे? ब्रॉन। तो ब्रोंक मतलब ब्रोंकस की बात कर रहा है, इसके बाद वालों के लिए भी वही वर्ड यूज करेंगे ना। इसके बाद आएगा ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन। ठीक है, अब जो ब्रेन जो होता है हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन के अंदर जो कवरिंग होती है उसका नाम होता है मेनिंजिस। ब्रेन की कवरिंग का नाम क्या होता है? मेनिंजिस। तो ब्रेन में अगर सूजन होगी तो उसका नाम होता है मेनिंजाइटिस। क्या होता है? मेनिंजाइटिस। ठीक है, लीवर की सेल का नाम होता है हिपैटिक सेल। क्या नाम होता है? अगर लीवर में सूजन होगी तो उसका नाम होता है
हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी, है ना। तो हेपेटाइटिस मतलब किसमें सूजन हो गई? लीवर में। क्लियर हो गया। किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होती है उनका नाम नेफ्रॉन होता है, और उसमें अगर सूजन हो जाए तो उनका नाम पड़ता है नेफ्राइटिस। क्या नाम होता है? नेफ्राइटिस। क्लियर होगी बात, है ना। तो जब भी किसी चीज में सूजन होती है उसके लास्ट में क्या लग जाता है? आइटिस। फिर दोबारा, pollen grain of various species cause allergy to us, हमें एलर्जी कस करते हैं, एंड इट आल्सो कस ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। तो ब्रोंकाइटिस तो समझ में आया, क्या? जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है उसमें सूजन हो जाए, उनमें क्या हो जाए? क्लियर होगी बात भाई, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकस होते हैं ये फर्दर कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं, ठीक है, और जो इसके फर्दर कई हिस्से होते हैं इनका नाम क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स। क्या नाम होता है? ब्रोंक्यूल्स। तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ऐसे करके होता है, और लास्ट में आ जाती है एल्वोलाई। क्या आ जाती है? एल्वोलाई। तो ये इधर की तरफ एक लंग्स बन जाते हैं और एक इधर की तरफ भी लंग्स बन जाता है, ठीक है। अगर इनमें सूजन है ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। तो इफ इट गेट इन्फ्लेम्ड इट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो हुआ क्या भाई? पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलन ग्रेन एंटर कर गए इस ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में, और जब एंटर कर गए तो इन पॉलन ग्रेन की वजह से जो हमारी स्किन है, ये जो स्किन है, इस स्किन के ऊपर खुजली हो रही है। क्या हो रही है? खुजली हो रही है। तो बार बार जो तुम ऐसे कर है ना, ऐसे करना पड़ता है ना, जब गले में कुछ चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो यहां से बस हट जाओ किसी तरीके से, चाहे पानी पी के हट जाए या कोई कुछ रैग मार सा मार दे, ना, साफ हो जाए बस किसी तरीके से। जब इरिटेट हो जाते सोते सोते तो ऐसे ही लगता है कि कुछ ऐसा दे दो कि यहां से ये क्लीन हो जाए। सेम ऐसी हमारी बॉडी दिन भर उसे क्या करती रहती है कि वो हमारी स्किन को इरिटेट ना करे, क्योंकि हमारी स्किन अंदर से ऐसी नहीं होती कि उसके ऊपर लेयर हो। हमारी स्किन अंदर से कैसी होती है कि स्किन को हटा दो, उसके बाद जो छिली हुई स्किन होती है वैसी होती है। तो छिली हुई स्किन पे अगर कपड़ा भी टच होता है तो कैसा लगता है? जलन होती है। सेम ऐसी पॉलन ग्रेन उस स्किन पे जाके क्या कर रहा है? इरिटेट कर रहा है। तो जब पॉलन ग्रेन इरिटेट कर रहा होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसका नाम होता है म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करती है? म्यूकस। तो म्यूकस जो होता है वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे क्या भर गया? म्यूकस, ठीक है। म्यूकस व्हाइट कलर का होता है, तो व्हाइट कलर तो यहाँ भर नहीं सकते। म्यूकस देखा है? देखा है म्यूकस? म्यूकस देखा तो सुबह सुबह नाक से निकलता जो बलगम जिसे कहते हैं, वही म्यूकस होता है। म्यूकस हमारी बॉडी में मान लो हर जगह पाया जाता है। नाक में भी पाया जाता है, गले में भी पाया जाता है, स्टमक में भी पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी पाया जाता है ना। तो म्यूकस हमारी बॉडी में मोस्टली जगह पे प्रेजेंट होता है। इसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो ये जो रास्ता होता है जैसे ब्रोंकस और ब्रोंकाइटिस का, ये रास्ता क्या हो जाता है? पतला। फिर जब हम सांस ले रहे हैं, सांस इसी के अंदर जा रही है, तो सांस जाके से टकराती है, सुड़ 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 सांस लेते हुए आवाज आती है, उसे कहते हैं वीजिंग। क्या कहते हैं? वीजिंग। जब भी म्यूकस से टकराने की आवाज आएगी तो सांस को क्या कहते हैं? वीजिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सांस है इससे टकराएगी, और जब इससे टकराएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अब ये म्यूकस धीरे धीरे और बढ़ जाता है, पॉलन ग्रेन ताकि इरिटेट ना करे, पॉलन ग्रेन स्किन को इरिटेट ना करे, तो म्यूकस क्या कर जाता है? और ज्यादा बढ़ जाता है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है म्यूकस, तो सांस लेने में बंदे को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है, उसकी सांस फूलने लग जाती है, ठीक है। और जब उसकी सांस फूलने लग जाती है तो उसको लेना पड़ता है ब्रोंकियोडाइलेटर। क्या लेना पड़ता है? ब्रोंकियोडाइलेटर, जो इस ब्रोंकस को चौड़ा कर दे। तो फुसफुस करके वो दो लेता है पंप सा, और वो पंप जो होता है उसका नाम होता है ब्रोंकियो डाइलेटर, ठीक है। डाइलेटर। तो व्हाट इज ब्रोंकियोडाइलेटर? ब्रोंको तो समझ में आ गया, ब्रोंको। और डायलेशन क्या होता है? तो जब तुम्हारी आंख को मैंने बोला कि ना देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम ऐसे देख रहे हो तो तुम्हारी आंखें चौड़ी होगी, दिस इज कॉल्ड डायलेशन, दिस इज कॉल्ड, और मैंने वर्ड क्या बोला? चौड़ी होगी। चौड़ी मतलब क्या होता है? डायलेशन, दिस इज कॉल्ड डायलेशन। फिर मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, ये बल्ब लिया मैंने, तुम्हारी आंखों की तरफ कर दिया, तुम्हारी आंखें ऐसे से होगी, ठीक है। अगर यकीन करना हो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसा होता है तो इसकी तरफ देखो, फिर देखो तुम्हारी आंखों सामने थोड़ा सा व्हाइट सा दिखेगा, उसकी तरफ देखो, बल्ब की तरफ, अब देखो सामने कुछ दिखा, थोड़ा व्हाइट सा हुआ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन। तो जो हमारी आंख होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है प्यूपिल, तो वो कंस्ट्रिक्शन हो गया, और वो चौड़ी हो रही तो उसे कहते हैं डायलेशन। कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन, कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन। सेम हमारी जो नसें होती हैं खून की, ये भी करती हैं, तो खून की नसों को कहते हैं वैसो। क्या कहते हैं? वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन। क्लियर होगी बात यहाँ पे? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सेम एक पर्सन को पंप लेना पड़ता है इस म्यूकस को हटाने के लिए और इस ब्रोंकस को चौड़ा करने के लिए, जिसका नाम होता है ब्रोंकोडाइलेटर, और इस बीमारी का नाम होता है अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है? पॉलन ग्रेन की वजह से
पॉलन ग्रेन की वजह से एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और इस एक्सेस म्यूकस की वजह से वीजिंग होती है, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, तो अस्थमा समझ में आ गया और ब्रोंकाइटिस समझ में आ गया, दोनों वर्ड समझ में आ गए क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम। ये तुम्हारा आगे के चैप्टर का भी एक टॉपिक क्लियर हो गया जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी वाले में आएगा। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, व्हाट इज अस्थमा, व्हाट इज ब्रोंकाइटिस। अब जरा स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, आज स्टेटमेंट पर, तो स्टेटमेंट है पॉलन ग्रेन ऑफ सम स्पीसीज, pollen grain of some species, तो pollen grain of some species, pollen grain of some species cause severe, तो severe ही कंडीशन है। ठीक है, तो severe allergies, severe allergies, severe allergy। ठीक है, तो severe allergy कौन कौन सी करते हैं? लीडिंग टू क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है जो मरते दम तक रहेगी बीमारी तुम्हारे साथ, तो लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एज अस्थमा। तो कौन कौन से क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं? अस्थमा हो जाता है, और क्या हो जाता है इंसान को? ब्रोंकाइटिस हो जाता है पॉलन ग्रेन की वजह से। ऐसे कौन से पॉलन ग्रेन की वजह से होता है? तो उन पॉलन ग्रेन का एग्जाम्पल है पार्थीनियम। क्या नाम होता है? पार्थीनियम। ठीक है, पार्थीनियम, और इसी को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। तो इसको कैरेट ग्रास को गाजर मत समझ लेना। ठीक है, ये गाजर नहीं होता, अभी बताता हूं कैसा होता है। तो दिस इज कॉल्ड कैरेट ग्रास। ठीक है, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड क्लियर करते हैं। ये चाहिए हो तो मैं लाके दिखा दूंगा, क्लास में तुम्हें सुनाऊंगा। ठीक है, ताकि तुम एलर्जी बिल्कुल दिल से महसूस कर सको। ठीक है, क्योंकि रोड के किनारे पे बहुत जगह उगते हैं अभी भी। ठीक है, तो एग्जांपल इसका पार्थीनियम, PAR, ये सीखा कि पॉलन ग्रेन, कौन से पॉलन ग्रेन होते हैं जो एलर्जी कस करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टार लगा लेने से, कि कुछ पॉलन ग्रेन की वैरायटी हमें एलर्जी कस करती हैं, तो उन पॉलन ग्रेन की वैरायटी का नाम बताओ, पार्थीनियम, और वो कौन कौन सी बीमारी कस करती है? अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने वर्ड लिखा हुआ है क्रॉनिक। व्हाट इज क्रॉनिक? तो हमारी जो बीमारी होती है दो तरीके की होती है, एक्यूट बीमारी, ठीक है, एंड क्रॉनिक बीमारी। एक्यूट बीमारी और क्रॉनिक बीमारी। ठीक है, बीमारी या डिजीज, एक्यूट बीमारी, क्रॉनिक बीमारी। ठीक है, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज। तुम्हारे नाक बहरी है, हो जाएगी एक हफ्ते में ठीक। एक्यूट या क्रॉनिक? एक्यूट है ना, सेम। किसी को अस्थमा हो गया, पूरी जिंदगी पंप लेना है, एक्यूट या क्रॉनिक? क्रॉनिक। समझ में आ गई बात? तो हाँ, परमानेंट ठीक नहीं होता ये। ठीक है, इसको परमानेंट ठीक कर, मतलब हमारे पास पहली बात तो आज तक हम इसका परमानेंट कर्ज नहीं जान पाए कि क्यों होता है। जैसे हमने पॉलन ग्रेन कह दिया, तो पॉलन ग्रेन के अलावा भी इसके बहुत कर्ज है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी फैक्ट्री हो जिसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल बनता हो, और उस केमिकल की वजह से तुम्हें हो गया हो पॉलन ग्रेन। तुम तो यूं कह रहे हो हमने पूरी जिंदगी फ्लावर ही नहीं देखे अपने आसपास इतने, है ना। जेनेटिक्स भी होता है, जिस कैसे किसी फीमेल को है तो उसके आगे वाली जनरेशन की वो जाता है। ठीक है, मतलब हमारे घर में तो ऐसी चीजें किसी को नहीं है, मेरी बहन को पता नहीं कहां से हो रखी है। ठीक है, तो आज फुसफुस कर दी रहती है। हाँ, छोटी मेरी से बड़ी है। तो हाँ, सही, 5 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा मैं ही हूँ। ठीक है, वो सबसे छोटा मैं ही हूँ, बाकी सबकी शादी हो गई है। तो वो जो है वो भी मेडिकल लाइन में है, वो लीलावती हॉस्पिटल में मुंबई में। तो उसने वहीं पे अपना घर भी ले लिया है, वहीं पे शादी भी हो गई है। ठीक है, मतलब वहीं सेटल हो गई है वो पूरी तरीके से मुंबई में। तो उसको ही है वो प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस उसकी, अस्थमा की। हाँ, तो वो हो सकता है कि उनकी एलर्जी ठीक हो गई बॉडी ने, क्योंकि जो ये कंडीशन जो क्रिएट होती है ना, ये कंडीशन क्रिएट होती है हमारी इम्यून सेल की वजह से। ठीक है, हमारी इम्यून सेल इन पॉलन ग्रेन पे अटैक करती है। इम्यून सेल सोचती है कि ये वायरस बैक्टीरिया कुछ है, उनको तो पता नहीं क्या है, तो इस पर अटैक करने लग जाती है। पॉलन ग्रेन पे तो कुछ असर पड़ता नहीं इम्यून सेल से। जब पॉलन ग्रेन पर असर नहीं पड़ता तो हमारे जो म्यूकस होता है वो बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें उसके लिए ब्रोंकोडाइलेटर वाइलेटर लेना पड़ता है। जब ये खत्म हो जाता है, इम्यून सेल को लगता है अरे अरे इसने तो म्यूकस खत्म कर दिया, और बनाओ। तो पूरी जिंदगी बस यही साइकिल चलती रहती है। इम्यून सेल ने म्यूकस बनवा दिया, पंप लेके हटा दिया, म्यूकस बना दिया, पंप लेके हटा दिया। फिर मूवी आती है जिसमें उस बंदे का पंप नहीं मिलता,
फिर वो मर जाता है। मजा आ जाता है ना। तो ये फिर ऐसा ऐसा तो स्टोरी सी बना देते हैं भाई। ज्यादातर मूवी मैंने देखा, जितने ज्यादा अमीर होंगे पंप नहीं मिल रहा उनका, पंप खाली हो गया आखिरी मौके पे, ठीक है। अब भाई जब तुम्हें पता है तुम इसके बिना मर जाओगे, तुम खाली लेकर क्यों घूम रहे हो, है क्या? अच्छा, हाँ तो बहुत सीवियर नहीं होगा, ठीक हो गया होगा, मतलब माइन्यूट लेवल पे हुआ होगा। किसी को बहुत एक्सेसिव हो जाता है, जैसे मैं बताता हूँ कि कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी ना बॉडी की जो क्या नाम है कंडीशन होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी इतना ज्यादा फिट है कि उसमें एक आधी जगह पर कहीं कैंसर की सेल डेवलप भी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हेल्थ की वजह से वो क्या हो गई, ठीक हो गई है, ठीक है। मैंने मोस्टली मैं इंटरनली अपनी अपनी बॉडी के लिए ही बता रहा हूँ कि जब मैं अभी कुछ टाइम पहले, पिछले साल की अगर बात है, जो पिछले साल बच्चों ने देखा भी हो, तो मेरा वेट थोड़ा ज्यादा था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, 5-6 किलो और ज्यादा था। तो उस हिसाब से मैं पहले से क्या हो गया, पतला हो गया हूँ, ठीक है, थोड़ा पतला हुआ पहले से, 5-6 किलो वजन कम हुआ है। तो मैंने उतनी चीज से नोटिस करा है कि मेरी बॉडी ज्यादा क्या फील कर रही है, अच्छा फील कर रही है, और मुझे जो पहले कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है वो अब नहीं हो रही है, ठीक है। तो तुम्हारी जो फिटनेस लेवल है वो बहुत सारी बीमारियों को ऑटोमेटिकली ठीक कर देता है। तो अनिकेत भी ऐसा रहता है, मैंने देखा वो एक्टिव रहता है, जिम भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, तो वो चीजें उस बॉडी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब ये वाली स्टेटमेंट ठीक होगी तो एग्जाम में इसको क्वेश्चन आएगा, तो लिख देना कैसे लिखोगे। पार्थिनियम एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ सबको, पार्थिनियम कैसे होती है। तो जैसे मैं तुम्हें पहले वैसे इमेजिन कराता हूँ, तुमने कैसे देखा होगा। तो रोड के साइड में ना ग्रीन कलर की, जिसपे व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट से होते हैं, उसको अगर तुमने हाथ से कभी उखाड़ा, तुम्हारा हाथ में ना कड़वा कड़वा सा एकदम अजीब सा स्मेल आने लग जाएगी, ठीक है। कभी तुमने क्रिकेट खेलते हुए गलती से उसको पक्का लड़कों ने करा, जैसे मैं इमेज दिखाता हूँ, देखो ये होता है पार्थिनियम। देखा, इसको कभी हाथ से खींचोगे ना, तुम्हारे हाथ में एकदम बहुत गंदी से स्मेल आएगी, धोने के बाद बिन जाएगी। देखा है कहीं पे रोड के साइड में? नहीं देखा हो ना, मैं कल उखाड़ के ले आऊंगा किसी जगह से। हाँ मैंने अभी भी देखा, अभी भी खत्म थोड़ी हुआ ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है व्हाइट व्हाइट, यही हमें क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं। जिसने ना देखा हो मैं कल उखाड़ के ले आऊंगा, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद तुम अच्छे से देखना, सूंघना इसे अच्छे से, घर ले जाना उगाना इसे, पूरी कॉलोनी मस्त में फैला देना कोरोना की तरह। और क्या, जो भाई जब नहीं देखा तो यही करना पड़ेगा, उखाड़ के लाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेम एक और होता है, एक ना तुमने सुना होगा, डेविल ट्री कहते हैं उसे, एलेस्टोनिया, है ना, पार्कों में या सोसाइटी में बहुत देखा होगा एलेस्टोनिया। इस तरीके से पत्ते होते हैं उसके, एलेस्टोनिया के। और पार्क्स में और सोसाइटी में मैंने देखा है बहुत ज्यादा उगाते हैं, ऐसे करके पत्ते होते हैं उसके, एलेस्टोनिया। हाँ एलेस्टोनिया के। ये भी एलर्जी कस करता है, पॉलन एलर्जी, ठीक है, ये भी पॉलन एलर्जी कस। इसको फूल बड़े पसंद आते हैं लोगों को, व्हाइट व्हाइट कलर के फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और हरा भरा रहता है हमेशा। इसके ये भी पॉलन एलर्जी कस करता है, तो इसको भी हल्के में मत लेना। और सोसाइटी में तो दबा के उगाते हैं, ठीक है। किसी भी सोसाइटी में घुस जा, रोहिणी सेक्टर 21-22 की, उसमें एलेस्टोनिया जरूर उगा रखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, मोर अबाउट पॉलन ग्रेन की, इधर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं दिख रही। तो पार्थिनियम केम इनटू, ये आया कैसे, तो हिस्ट्री, ठीक है, इसकी पार्थिनियम की हिस्ट्री। पार्थिनियम की हिस्ट्री क्या है, तो इसकी हिस्ट्री है, इट केम इनटू इंडिया, इट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेटेड वीड, ठीक है। तो ये कंटेमिनेटेड वीड की तरह आया था और पूरे इंडिया में फैल गया। तो इट केम टू इंडिया एज ए कंटेमिनेशन। देखो जब गेहूं ला रहे थे ना बाहर से, इंडिया के बाहर से, तो गेहूं के साथ ये वीड की तरह आ गया था। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो कटाई के टाइम पे थोड़ा बहुत कहाँ आ गया, गेहूं के साथ आ गया। अब तुमने कभी नोटिस करा होगा, तुम्हारे घर के आसपास कोई खाली जगह होगी ना, वहां पे तुम कुछ मत उगाओ, पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होंगे ना कि तुम उनको उखाड़ भी दो जब भी उग जाएंगे, ठीक है। और तुम कोई आम का, सेब का, आपने कुछ पसंद का उगा लो ना, तुम उसके ऊपर बैठे भी रहोगे ना दिन भर पंखा करते हुए, वो मर जाएगा, ठीक है। उसको कितना भी खाद दे लो, जो मर्जी दे लो, वो मर जाएगा, पानी दो। पर और यही जो पेड़ पौधे, इनको कुछ मत दो, पानी भी मत दो भाई, एकदम हरे भरे होके सेट रहेंगे। सेम ऐसे इंडिया में कहां से आया था, इंडिया में आया था एज ए कंटेमिनेटेड वीड, ठीक है। कंटेमिनेटेड वीड आया था विद वीट। तो इनको लगा रही है तो आया ऐसे ही, खत्म हो जाएगा, आने में कई महीने लग गए, ये आया, उग गया, और ऐसा हुआ आज तक नहीं खत्म हुआ, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि इट केम टू इंडिया एज ए कंटेमिनेटेड वीड विद वीट। तो ये पॉलन एलर्जी कस करता है। नेक्स्ट आता है, पॉलन ग्रेन रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। डायग्राम मिटोरा में ब्रोंकाइटिस वाला, तो सारे पॉइंट्स एक बार खत्म कर दें इसके।
फिर क्लास एंड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पॉलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होते हैं। पॉलन ग्रेन आर आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, आर आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ पॉलन ग्रेन हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, इनको फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो फूड सप्लीमेंट का मतलब हो गया जैसे सिरप्स बनाया जाता है इनका, हॉर्सेस को दिया जाता है, रेस के हॉर्स को दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। तो फूड सप्लीमेंट एज टैबलेट्स एंड सिरप्स, एज टैबलेट एंड सिरप इन वेस्टर्न कंट्रीज। चलो तो वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ो, अपनी कंट्री की बात करते हैं। तो गर्ल्स ने ज्यादातर देखा होगा ना कि चेहरे के लिए ना, जब भी चेहरे पे कुछ फेशियल या कोई प्रोसेस चलती है तो उसमें एक स्टीमर लगाया जाता है चेहरे पे, ठीक है। अगर वो जो स्टीमर किसी ने अगर घर पे भी मंगा रखा हो किसी के पास अच्छा वाला, तो उसमें ना एक कॉटन का वो होता है कि उस कॉटन में कोई भी चीज बाम या सेक्टर उसमें डिप करके डाल दो, वही तुम्हारे ऊपर वो क्या करता रहेगा, स्टीम करता रहेगा। तो उसका जब कभी मैनुअल पढ़ोगे उस पर छपा रहता है कि आप लेवेंडर की स्मेल लोगे आपका सर दर्द चला जाएगा, ठीक है। और आपका अगर थकान और ये सब हो रही है तो आप जास्मीन की स्मेल लगा, उसकी थोड़ी ड्रॉप डाल के जास्मीन की और स्टीमर को ऑन कर दोगे तो आपकी थकावट चली जाएगी, ठीक है। तो वो सब क्या बता रहा है, वो सब बता रहा है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ग्रेन कुछ फ्लावर्स के वो इन सब चीजों में भी काम आते हैं। अब वो किस चीज में काम आ रहे हैं, टैबलेट सिरप बना रहे हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, या ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं या परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, वो सब इनके पर्पज हो गए। और सेम ऐसी जो मैंने भाप लेने वाला बताया उसमें भी फ्लावर ही तो है, जो उसके एसेंस ही तो, फ्लावर का एसेंस ही तो जो मदद कर रहा है, ठीक है। तो सेम वो चीज उसमें भी मदद करती है, स्टीम में भी मदद करती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स में है, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। किस किस को दिया जाता है, तो फूड सप्लीमेंट किस किस को दिया जाता है, तो यूज्ड बाय एथलीट्स, इसको यूज करते हैं एथलीट्स एंड रेस हॉर्स, ठीक है। तो एथलीट्स यूज करते हैं, रेस हॉर्स यूज करते हैं टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। तो इस पे दो तरीके से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन से पॉलन ग्रेन नुकसान करते हैं और कौन से पॉलन ग्रेन फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो यूं आ सकता है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, एक्सप्लेन करो। तो पहले वाले में ये आएगा, दूसरे वाले में ये आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूं मान लो इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया ना, जास्मिन हो गया, ठीक है, या जो भी मैंने वर्ड बोले थे एक आधे वो सब लिख सकते हो, बाकी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं है इसमें कोई, ठीक है। जो भी आयुर्वेदिक तौर पे यूज होते हैं ना, जो आयुर्वेदिक तौर पे, जैसे अश्वगंधा हो गया, ठीक है, ये सब प्लांट जो तुमने सुने होंगे, गोखरू हो गया, तो ये जितने भी सप्लीमेंट टाइप यूज होते हैं वो यही सब प्लांट्स हैं जो हमारे लिए फायदा करते हैं, ठीक है।